हेलो दोस्तों। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास दो ध्रुवीयता के अंत की बात होने वाली है। और ये दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है, ये अध्याय एक है। एक क्लास 12th का ये सिलेबस, क्लास 12। ये क्लास 12th का सिलेबस और क्लास 12th के चैप्टर 1 का ये सिलेबस है कि दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत समझने से पहले हमें जानना होगा कि दो ध्रुवीयता का अंत आखिर किसके किसके बीच में, फिर ये डिबेट क्या है, क्या विचार है, और इस विचार के इर्द-गिर्द कौन-कौन सी घटनाएँ, कौन-कौन सी बातें और दुनिया की वो परिस्थितियाँ थी जिसके इर्द-गिर्द ये सारी बातें चल रही थी। ठीक है? तो आइए समझते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या है? तो दो ध्रुवीयता का अंत, दो दो ध्रुवीयता दो ध्रुवीय विश्व क्या है? दो दो ध्रुवीयता क्या है? जब ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह हो, तो हमारे सामने दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो जो विचारधारा के तौर पे अलग हैं। तो विचारधारा के तौर पे अमेरिका की विचारधारा अलग है और यूएसएसआर की विचारधारा अलग थी। हम अमेरिका क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट अमेरिका, अमेरिका। अमेरिका की जो विचारधारा है वो है उदारवादी, उदारवादी। और जो यूएसएसआर की विचारधारा थी, जिसे हम सोवियत संघ बोलते हैं, सोवियत संघ बोलते हैं, विचारधारा साम्यवादी, साम्य। अब ये सारी साम्यवादी उदारवादी विचारधारा क्या है, ये किस तरीके से विकास करती है और दुनिया के सामने ये किस तरीके से चुनौती प्रस्तुत करती है, इन्हीं सारी बातों को समझने का प्रयास इस पूरे चैप्टर में करेंगे। और दो ध्रुवीयता का मतलब दुनिया दो ध्रुवों में, दो पोल में डिवाइड हो गई, यानी शक्ति का दो केंद्र बन के रह गया। एक एक शक्ति के केंद्र का नेतृत्व कर रहा था कौन? यूएसए। और दूसरी शक्ति का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर। ये संगठन है, इसमें इस संगठन में कई देश हैं। तो आइए इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से कितने देश यूएसएसआर में हैं और यूएसए किस संगठन को लीड कर रहा है। तो यूएसए एक देश है की विचारधारा ने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया और यूएसएसआर ने किस तरीके से अपनी विचारधारा को आगे फैलाने का प्रयास किया, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करें। तो देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। सबसे पहले देखना यही है कि प्रथम विश्व युद्ध का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो समझ आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट होता है, कि हमें पता चलता है कि दुनिया एक नए संघर्ष में, एक नई विचारधारात्मक संघर्ष में फंस रही। और इस नए विचारधारात्मक संघर्ष में हमारे सामने प्रश्न ये है कि प्रथम विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? ये हमारा सेंट्रल क्वेश्चन। अगर हम इसका जवाब जान जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि शीतोत्तर विश्व की कहानियाँ की शुरुआत कैसे होती है। और प्रथम विश्व युद्ध की, और इसके साथ ही जो बात समझना है हमें, वो द्वितीय विश्व युद्ध को भी समझना है। द्वितीय विश्व युद्ध,
प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो है 1914 से 1918, और जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है वो कब है? 1930 1905। तो आइए अगले पेज में हम ये सारी बातें देखते हैं कि आखिर इन बातों की शुरुआत क्यों होती है। तो जब दुनिया दो खेमों में बट जाती है, यूएसएसआर एक को लीड करता है, एक को यूएसए लीड करता है, तो इनके बीच एक विचारधारात्मक संघर्ष बन के आता है। और ये किस बात का विरोध करते हैं, किस बात का नहीं करते हैं, ये यहाँ पे यही देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण थे, आइए उसको देखने की बात करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो रहा था? सैन्यवाद की घटनाएं बढ़ रही थी, दुनिया दो गुटों में बट रही थी, और सब अलायंस बना रहे थे, सब संगठन बना रहे थे, और एक दूसरे को टक्कर देने की प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए थे। और गठबंधन की रणनीति बन रही थी। गठबंधन क्या है? गठबंधन यूरोपीय देशों ने सुरक्षा और संतुलन के लिए गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिया। हाँ? और दो संगठन ऐसे बन के आए, त्रिगुट गठबंधन और एक त्रिगुट गठबंधन और त्रिगुट एटेंट। इसमें एक में था त्रिगुट गठबंधन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इटली थे, और जो हम त्रिगुट एटेंट बनाया था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। के साथ ही साम्राज्यवाद की कहानी बढ़ रही थी। एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा था और अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, जैसे कि यूएसएसआर ने किया अफगानिस्तान पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। ऐसे ही साम्राज्यवाद की विशेषताएं भी उस दौर में बढ़ी। उपनिवेशवाद के लिए प्रतियोगिता ने यूरोपीय देशों में तनाव और प्रतिद्वंदिता पैदा की। जर्मनी भी अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाना चाहता था। तो उपनिवेश बनाना चाहता था। क्वेश्चन क्या है? उपनिवेश क्या है? उपनिवेश वो है जैसे कि कोई विदेशी देश किसी देश पे आक्रमण करे और उसकी संस्कृति और बाजार को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करे, ताकि उसका आर्थिक शोषण कर सके और अपने देश का भला कर सके। तो इसे बोलते हैं उपनिवेशवादी सोच। और इसी उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी सोच के साथ इन देशों ने दुनिया को अपना उपनिवेश बनाया और दुनिया का आर्थिक शोषण कर करके अपने देश का विकास किया। तो चौथा कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? वो था राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद को आगे आगे की स्लाइड में समझते हैं। जैसे राष्ट्रवाद किसी भी फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, कुछ भी, तो हम एकता की भावना महसूस करें, हम एक हैं ऐसा महसूस करें। उसका कारण चाहे जो भी हो, हाँ, वो रेस होता है, रिलीजन हो सकता है, आपका कोई कस्टम हो सकता है, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके आधार पे हम कोई एकता का अनुभव कर रहे हैं, तो इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और या तो उस इसका कारण भाषा भी हो सकता है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो पूरे यूरोप में एक होड़ चली थी कि भाषा के नाम पे पूरे यूरोप को एक जैसा बना देना है, कि बाजार को सुरक्षित रखा जा सके। बाजार को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? जब भाषा सेम होगी, लोग सारी एक ही भाषा होगी जिसको सब जानेंगे, वार्तालाप अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा। और ऐसे में बाजार को सुरक्षित रखने के लिए हमने राष्ट्रवाद का सहारा लिया। और राष्ट्रवाद का जो विचार था, एक किस तरीके से दुनिया को एक नए संघर्ष में लेके गया, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवाद में ये पॉइंट है कि हर देश अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था और छोटे राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक है? बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र यूरोप का ही एक क्षेत्र है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास लगता है। सर्बिया सभी लोगों का एकजुट करना चाहता था। ठीक है? हत्या की घटनाएं हुई, ये हत्या की घटनाएं जो थी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी विश्व युद्ध के लिए, लेकिन उसमें वही है, आग में घी डालने का काम किया इन घटनाओं ने, छोटी बड़ी घटनाओं ने। तो और अगली बात क्या थी? प्रतिद्वंदिता का भय। प्रतिद्वंदिता और भय कि अगर ऐसा हुआ कहीं दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई और हमने किसी का पक्ष नहीं लिया तो हम मारे जाएंगे।
इस बात के डर ने दुनिया में संगठन बनाने को मजबूर किया। ये संगठन बने राष्ट्रों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के युद्ध की संभावना थी, जिससे लोगों ने एक गुट में शामिल होना सही समझा। जर्मनी को फ्रांस और रूस से घिरे होने का भय था, तो दुनिया को ये डर था कि कहीं उन पे आक्रमण ना हो जाए, इसलिए उन्होंने किसी एक का सहारा लेना उचित समझा। तो इसके साथ ही हम देखते हैं, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। तो हमने पढ़ा, सैन्यवाद कारण था प्रथम, गठबंधन दूसरा कारण था, साम्राज्यवाद तीसरा कारण था, और चौथा कारण राष्ट्रवाद था, और पांचवा जो था हत्या की घटनाएं थी, और छठा जो था प्रतिद्वंदिता और भय भय का जो संचालन हो रहा था, इसके इसी के रीजन से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि आखिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमने लीग ऑफ नेशंस का गठन किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमने लीग ऑफ लीग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार आखिर फर्स्ट जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व तो हमने इसे रोकने के लिए क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन बना दिया। शायद प्रथम विश्व युद्ध दोबारा ना हो, इसको हमने बना दिया कब, 1919 में, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो हमने इसलिए बनाया कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तो हमने लीग ऑफ नेशंस बनाई, और लीग ऑफ नेशंस बना के सारी जिम्मेदारी जो युद्ध की थी, जो इन सारी घटनाओं की, नकारात्मक घटनाओं की थी, हमने सारा बर्डन डाल दिया जर्मनी पे। तो जर्मनी इससे बड़ा शोषित महसूस हुआ, उसको शोषण महसूस हुआ, और इसी का कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वार फिर स्टार्ट हुआ, और जो फिर 5 से 6 साल लगातार चला। और इन्हीं घटनाओं में कई घटनाएं हुई, जैसे जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु हथियार इस्तेमाल किए गए, और इसे परमाणु हथियार के इस्तेमाल के साथ ही एक अविश्वास की घटनाएं पैदा हुई, जो एक देश दूसरे देश के साथ नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये अविश्वास की घटनाएं ही शीत युद्ध को जन्म देती हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये घटनाएं आगे बढ़ती हैं, अगली स्लाइड में इसकी चर्चा करते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ, ऐसा हमने यहाँ पे दे रखा है कि वारसाई की संधि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर थोपे गए कठोर शर्तों में उसका अपमान और रोष उत्पन्न हुआ। जर्मनी से भूमि छीनी गई और उपनिवेश छिन गए, भारी क्षतिपूर्ति भरनी पड़ी। हाँ, तानाशाहों का उदय हुआ, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे लोग, और जापान में टोजो जैसे तानाशाह सत्ता में आए, जिन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद फैलाया। हिटलर ने जर्मनी की खोई हुई सत्ता जो थी, जो खोई हुई प्रभुसत्ता और इज्जत थी, उसे वापस दिलाने का वादा किया, और आर्थिक मंदी जैसी कुछ घटनाएं हुई, और विस्तारवाद। अब आर्थिक मंदी 1929 में विश्व आर्थिक मंदी से बेरोजगार और अस्थिरता बढ़ी, जिससे तानाशाहों का जन समर्थन मिला, क्योंकि इन्होंने इस बात का वायदा किया कि अगर आप हमें सत्ता में लेके आते हो तो हम जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी को एक नए विकास की दिशा में लेके जाएंगे। जर्मनी के लोग हिटलर के रोजगार और गौरव के वादों से प्रभावित हुए। विस्तारवाद की जो रणनीति थी, विस्तारवाद जर्मनी, इटली, जापान जैसे धुरी राष्ट्र, इन्हें एक्सिस पावर्स बोला जाता था, जर्मनी, इटली और जापान को। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। जापान ने मंचूरिया पर 1931 पर, इटली ने इथियोपिया पे 1935 पर, और जर्मनी ने पोलैंड पर 1939 में हमला किया। इन छोटे देशों ने बड़े देशों के क्षेत्रों पे तय करके अपने कब्जे में कर लिया,
जिसकी वजह से अमेरिका को परमाणु हथियार यूज करना पड़ा। राष्ट्र संघ की विफलता हुई। राष्ट्र संघ की विफलता का मतलब ये था कि अब जो हमने लीग ऑफ नेशंस बना दिया था उसका कोई यूज ही नहीं रहा, उसको उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं बची। इटली, जापान, जर्मनी कमजोर देशों पर आक्रमण करने से नहीं रोका। तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को रोकने की बजाय शांति बनाए रखने के लिए उसे रियायतें दी। उन्होंने ऑस्ट्रिया 1938, चेकोस्लोवाकिया 1939 पर कब्जा करने दिया। ये सारी जो घटनाएं थी वो सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वार की थी और उसके एक कारण थे। तो यहाँ तक हमें समझना है और इससे यही निष्कर्ष निकालना है कि जैसे ही अमेरिका ने जापान पे अटैक किया, परमाणु हथियार यूज़ किए, तो दुनिया को नहीं पता था कि अमेरिका के पास कोई परमाणु हथियार जैसी चीज़ है और उसने बिना बताए उस हथियार का यूज़ किया, जिसकी वजह से लोगों में अविश्वास पैदा हो गया और यही अविश्वास शीत युद्ध का कारण बना। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर आखिर शीत युद्ध के दौर में दुनिया दुनिया कौन कौन सी विचारधाराओं और कौन कौन से देशों की चपेट में थी। तो अब देखें, जो ये रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर, ये रेड कलर आपके सामने जो रेड कलर का दिख रहा है आपके सामने, ये यूएसएसआर का है, यानी यूएसएसआर, यानी एक बड़े रीजन में यूएसएसआर फैला हुआ था। और इसके साथ ही यूएसएसआर तो फैला ही हुआ था और ये जो डार्क कलर के हैं ये सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा के आसपास ही थे। और जो अमेरिका था, अमेरिका उदारवादी विचारधारा के आसपास था। और ये कुछ अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी में कुछ ऐसे देश हैं जैसे क्यूबा, हयाती और ऐसे ही कुछ, जैसे कि यहाँ पे अफ्रीका में पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया, यूनाइटेड अरब, ये सारे जो देश थे यूरोप के और जो एशिया के सारे देश थे लगभग समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा की चपेट में थे, जबकि अमेरिका जैसे राष्ट्र ने अपने लिए उदारवादी विचारधारा का मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए इन अंतरों को समझते हैं कि उदारवादी और पूंजीवादी विचारधारा में क्या, उदारवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा में क्या अंतर है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हमें समझना है साम्यवादी तो हमें समझना है साम्यवाद और उदारवाद में क्या अंतर है। उदारवाद में अंतर क्या है? तो जब हम अंतर की बात करते हैं तो बात ऐसे पता चलती है कि इनकी बाजारवादी व्यवस्था कैसी है, हमारे उदारवाद में बाजारवादी अर्थव्यवस्था कैसी है और यहाँ पे बाजार कैसा है। तो हम यहाँ पे बाजार लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, यहाँ पे राज्य मजबूत है। अब राज्य मजबूत है तो क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, राज्य चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे शिक्षा, राज्य क्या करेगा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत हो, सब कुछ राज्य करेगा। यानी यहाँ पे क्या होगी, नियोजन होगा, प्लानिंग होगी, नियोजन, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, प्लान कौन करेगा, राज्य करेगा। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगी और यहाँ पे स्वतंत्रता को प्राथमिकता न देके समानता को प्राथमिकता दी जाएगी, समानता को। और यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी बल्कि
सामुदायिक सामुदायिक स्वतंत्रता होगी, सामुदायिक, सामुदायिक, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो उदारवादी विचारधारा में होगी। यहाँ पे मुक्त बाजारवादी अर्थव्यवस्था होगी, मुक्त बाजार होगा। यानी बाजार में कौन सी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, कौन सी चीजों की सप्लाई बढ़ेगी, ये राज्य तय नहीं करेगा, ये बाजार तय करेगा कि कीमतों का निर्धारण बाजार स्वयं खुद करेगा अपनी डिमांड और सप्लाई के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, बाजार मुक्त होगा, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता को न महत्व, समानता को न महत्व देके यहाँ पे स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता एक साथ कभी नहीं रह सकते। क्योंकि यदि सारे लोग समाज में स्वतंत्र हो गए तो एक प्रतिस्पर्धा आएगी, एक कंपटीशन आएगा और धन और संपत्ति अर्जित करने की बात आएगी। और जब ये धन और संपत्ति अर्जित करने की बात के साथ ही लोग एक रेस में निकल पड़ेंगे तो किसी के पास असमान संपत्ति होगी, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति होगी, किसी के पास कम होगी। ऐसे में क्या होगा, असमानता आ जाएगी, ठीक। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। तो उदारवादी विचारधारा में स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, समानता को दूसरे स्तर का महत्व समझा जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, व्यक्तिगत, ठीक है। यहाँ पे करारोपण, करारोपण कम होता है। करारोपण कम क्यों होता है, करारोपण इसलिए कम होता है ताकि उद्योगपति जो हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, जो मिलों के मालिक हैं, वो काम करने के लिए प्रोत्साहित हों, हाँ, ताकि उन पे टैक्सेशन कम लगेगा तो उनको लगेगा कि संपत्ति हमारी है। अगर हमने 100 रुपये का, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये में हम क्या करते हैं, 50 रुपये हम स्टेट को दे देते हैं, स्टेट को। इसके साथ ही 50 आता है हमारे पास, 50 में से हम वर्कर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, कुछ नहीं बचता। तो 50 अगर हमने स्टेट को दे दिए तो टैक्सेशन ज़्यादा है, हाँ, तो क्या करेगा, मिल मालिक काम करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो क्या करें ऐसा कि मिल का मालिक जो है वो काम करने के लिए प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो। तो हम यहाँ पे टैक्सेशन घटा देंगे तो मिल वर्कर जो होंगे, जो उद्योगपति होंगे, जो जनता होगी, अगर उसे उसके पास संपत्ति आएगी, पर्सनल संपत्ति आएगी तो वो काम करने के लिए मोटिवेट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, करारोपण को उदारवादी विचारधारा में कम करते हैं। और यहाँ पे राज्य क्या करता है, करारोपण ज्यादा होता है, ठीक है, करारोपण ज्यादा होता है। तो ये सारा अंतर है किसमें, साम्यवाद बनाम उदारवाद में अंतर है। और साम्यवादी विचारधारा का जो नेतृत्व करता है वो यूएसएसआर करता है, और जो उदारवादी विचारधारा का नेतृत्व करता है वो कौन करता है, वो अमेरिका। आज की डेट में पूरा यूरोप, ठीक है। तो इन सारी बातों को समझ लिया, अब आगे देखते हैं कि आखिर बर्लिन का विभाजन क्यों हुआ। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की, ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी राजधानी, क्या है, बर्लिन। तो दो ध्रुवीय विश्व में जर्मनी की भूमिका के पर अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान ने अटैक किया रसिया पे और उसके कुछ पार्ट को अपने कब्जे में कर लिया, तो अमेरिका को इसके जवाब में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पड़े, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट हुआ और दुनिया के समीकरण बदल गए।
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का ना खास दुश्मन होता है, ना कोई किसी का खास मित्र होता है। बस अपने हित के अनुसार अपनी स्थिति बदल दी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादी विचारधारा पर ही चलती है। तो बर्लिन की घटना जो थी, बर्लिन एक समाजवादी देश था, साम्यवादी देश था और बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। बर्लिन में दीवार इसलिए खड़ी कर दी जाती है ताकि बर्लिन को डिवाइड कर दिया जाए वेस्ट और ईस्ट में। और वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करने का केवल एक रीजन होता है कि विचारधारात्मक अंतर होते हैं और विचारधारात्मक अंतर जनता के मध्य नहीं होता है बल्कि ये सरकारों के मध्य होता है। तो वहाँ की सरकारें जो होती हैं वो कभी कभी सोचती हैं कि पूंजीवादी विचारधारा सही है, कि उदारवादी विचारधारा सही है, साम्यवादी सही है। तो इसी के आधार पे क्या होता है, जर्मनी का विभाजन हो जाता है और एक तरफ जो वेस्ट जर्मनी होता है उसमें होती है पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी, ये उदारवाद कही जाती है। और यहाँ पे जो होता है ईस्ट जर्मनी में साम्यवादी विचारधारा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, साम्यवादी विचारधारा, यहाँ पे राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है, प्लानिंग होती है, करारोपण ज़्यादा होता है, तो इसको साम्यवाद कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, उदारवाद, जहाँ पे टैक्सेशन कम होता है और लोग मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए। बर्लिन के इस विभाजन की त्रासदी में जनता का कोई रोल नहीं था, लेकिन बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। हाँ, 1961 में यह दीवार बनी, 22 वर्षों तक यह खड़ी रही और 1989 में इसे तोड़ दिया गया। और 1989 में क्यों तोड़ा गया, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया, साम्यवादी विचारधारा हार चुकी थी, या यूँ कहें कि कोलैप्स कर गई, एकदम विघटित हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो जर्मनी के पास एकमात्र रास्ता था कि वह पूंजीवादी विचारधारा को लेके चले, उदारवादी विचारधारा को प्रिजर्व करे। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ की जनता ने यह जागरूकता दिखाई और बोला उदारवादी विचारधारा में स्वतंत्रता है, समानता लगभग सापेक्षिक है और यह विचारधारा साम्यवादियों की विचारधारा से लगभग ठीक ठाक है। तो लोग इन सारी विचारधाराओं से सहमति जताते नजर आए और जर्मनी का एकीकरण साम्यवादी खेमे की समाप्ति के साथ ही शुरू हो गई। लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया और 1989 में यह दीवार फिर से गिरा दी गई, जनता ने गिरा दिया और पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो देश का विभाजन संभव है, लेकिन देश का उसके पश्चात एकीकरण भी संभव है अगर हम चाहें, अगर देश की जनता चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कुछ परमानेंट है, ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद और उदारवाद का अंतर हमने समझा दिया है यहाँ पे। तो ये साम्यवाद में क्या है, वर्गहीन समाज की व्यवस्था है। यहाँ पे समाज को 2 वर्गों में या 4-5 वर्गों में विभाजित नहीं करना है। साम्यवाद में यह कोई वर्ग या जाति विशेष को नहीं मानता, इसका कोई धर्म नहीं है। अब इसमें कोई धर्म और वर्गहीन समाज नहीं है, इसलिए राज्य इसका क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। संपत्ति जो होगी, संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व होगा, यानी राज्य इसका नियंत्रण करेगा, सामूहिक स्वामित्व होगा। और राज्य क्या है, सामूहिक समझौते का ही परिणाम तो है। और निजी संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं होगी। हाँ, विरोध करते हैं। एक दलीय शासन होगा, राज्य का नियंत्रण अधिक होगा। यानी राज्य के नियंत्रण से मतलब यह है कि राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था होगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होगी, जबकि समाज और राज्य प्रधान होगा। हाँ, वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज होगा। और इसका जो विचार आया वो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने दिया। ठीक है, इसके विरोध में कहें या इसका एक विकल्प बन के उदारवादी विचारधारा जो पहले से मौजूद थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती थी और अधिकारों पर आधारित विचारधारा की बात करती थी, निजी संपत्ति का समर्थन करती थी। निजी संपत्ति के समर्थन से तात्पर्य यह है कि यदि कोई श्रम
व्यक्तिगत कर रहा है तो उसे परिणाम भी व्यक्तिगत मिलना चाहिए, और ये तब होगा जब राज्य का नियंत्रण कम होगा, टैक्सेशन कम होगा, करारोपण कम होगा, और ऐसे में लोकतांत्रिक शासन उसमें मदद कर सकता है। बहुदलीय व्यवस्था होगी तो लोकतंत्र कायम होगा। लोकतंत्र का असली मतलब वही है कि सीमित सरकार होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, संविधान सभा होगी, विधि का नियम होगा, विधि का शासन होगा। इसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और उनके प्रतिनिधि उनके लिए काम करेंगे। व्यक्ति की सरकारें, व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होगी वो सर्वोपरि होगी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, ऐसी बात उदारवाद में आती है। और स्वतंत्रता, समान अवसर और लोकतंत्र की बात करने वाले थे कौन? जॉन लॉक और जेएस मिल जैसे विचारक ने इस बात को दुनिया के समक्ष रखा। तो आखिर इसको समझने के साथ ही हम देखते हैं कि आखिर व्लादिमीर लेनिन कौन है। लेनिन जो यूएसएसआर के एक महान नेता, या यूएसएसआर को कहें कि एक रूस को एक नई पहचान देने का जो काम किया, यूएसएसआर का जो गठन हुआ इनके नेतृत्व में हुआ, और यूएसएसआर की जो अगली कड़ी का विस्तार हुआ, जो आगे यूएसएसआर का फ्यूचर था, तब लेनिन से ही स्टार्ट लगभग शुरू हुआ। व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 बाल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1970 की रूसी क्रांति के नायक, क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर में 1917 से 1924 में सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, मार्क्सवाद को अमली जामा पहनाने में समर्थ और पूरी दुनिया में साम्यवाद की प्रेरणा। इनका मानना था कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो दुनिया के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। बेहतर विकल्प का तात्पर्य यह था कि दुनिया में समानता कायम होनी चाहिए, न कि स्वतंत्रता। यदि स्वतंत्रता कायम हुई तो दुनिया क्या होगी? एक नए संघर्ष में उलझ जाएगी, और संपत्ति की विषमता और अधिकारों में इतनी विषमता होगी कि लोग एक दूसरे को ही मारने काटने लगेंगे। इसलिए इनकी जो परिकल्पना थी मार्क्स के विचारों के आधार पे थी, वर्गहीन समाज की बात करते थे। लेकिन मार्क्स और लेनिन में अंतर यही था कि मार्क्स राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता था, लेकिन लेनिन ने कहा कि राज्य के बिना साम्यवाद संभव नहीं है। ये थे लेनिन और इनकी बातें। अब सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत संघ क्या है, ये सारी बातों को देखें कि आखिर कैसे एक संगठन बना जो एक उदारवादी खेमे का विकल्प बन के सामने आया। सोवियत संघ यूएसएसआर का उदय 1917 में बाल्शेविक क्रांति के बाद हुआ, जो साम्राज्यवाद और जो समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्शों से प्रेरित था। इसका लक्ष्य समाज को समानता के सिद्धांतों पर मौलिक रूप से पुनर्गठित करना था। कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल थी और राज्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। यह प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में स्थापित होकर दूसरी दुनिया के समाजवादी गणराज्यों का आधार बनी। तो ये सारी बातें जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अब प्रमुख विशेषताएं देखें तो इसकी जो इसका जो बाजार होगा वो नियोजन पर आधारित होगा, प्लानिंग होगी, टैक्सेशन कम होगा, समानता पर बल दिया जाएगा। यही सब क्या है? यूएसएसआर की विशेषता है। और आर्थिक आधार क्या होगा? सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन, तेल, लोहा, इस्पात और उन्नत मशीनरी शामिल थी। ठीक है, ये इनके संसाधन है। और कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है? राज्य ही सर्वे सर्वा है, राज्य ही सब कुछ करेगा। जनता को किस चीज की नीड है, किस चीज की आवश्यकता है, दवा की, दारू की क्या है, शिक्षा की, वो सारी बातें कौन देखेगा? राज्य देखेगा। यही तो कल्याणकारी राज्य का विचार था। और कल्याणकारी राज्य के विचार के साथ ही यूएसएसआर एक नए कदम पर चल पड़ा। इसने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर, यानी न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया, और स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के कल्याण जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई। हाँ,
तो यूएसएसआर का जो निर्माण था वो बेसिक मूलभूत चीज़ों को उपलब्ध करवाने से था, ना कि स्वतंत्रता को महत्व देते हुए एक पूंजीवादी विश्व का निर्माण करना था। तो सत्तावादी शासन क्या है? सत्तावादी शासन किसकी विशेषता है? सत्तावादी शासन जो यूएसएसआर की विशेषता है, और यह प्रणाली नौकरशाही और सत्तावाद से ग्रसित है। नौकरशाही, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जैसे सरकारी कर्मचारी। और जहाँ पे सरकारी कर्मचारी होते हैं वहाँ पे करप्शन के कई स्कोप होते हैं, और करप्शन के चलते सोसाइटी पूरी एक नए फ्रेमवर्क में ढल जाती है, और जिसकी वजह से देश अस्त व्यस्त हो जाता है। सत्तावाद से ग्रस्त थी, वन पार्टी सिस्टम था, सारी सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति में था, इसलिए सोवियत प्रणाली बिखर गई। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ा, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाले कोई ऑर्गन थे नहीं, इसको पार्लियामेंट जैसी कोई संस्था हो, कोई जवाब या कोई सवाल जवाब करे। सवाल जवाब करने की यहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं थी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो आगे देखते हैं कि पतन और विघटन का जो कारण था वो क्या था? आर्थिक पिछड़ापन। हाँ, अब धीरे धीरे सोवियत संघ था, यूएसएसआर में सोवियत संघ एक नए जंजाल में फंस गया, साम्राज्यवादी नीतियों में फंस गया, उपनिवेशवादी नीतियों में फंस गया, ताकि वो अमेरिका को टैकल कर सके। हाँ, जबकि ये साम्यवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग थी, वो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात करता था। लेकिन सोवियत संघ एक नए रास्ते पर चल पड़ा। नया रास्ता ये था कि उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया, और इस अफगानिस्तान के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान को हथियार उपलब्ध करवाने शुरू कर दिए, जिसके एवज में क्या हुआ? यूएसएसआर को बैकआउट होना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा, और आतंकवाद को एक पनाह मिल गई। हाँ, इन्होंने अमेरिका ने सपोर्ट तो किया अफगानिस्तान का, हथियार तो दिए, लेकिन वहाँ पे लड़ाके को जन्म दिया, और बाद में बोला हम नहीं जानते ये कौन है। इसकी वजह से वहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन पनपे, आतंकवादी विचारधारा का एक नया प्रादुर्भाव हुआ, जिसका जो कारण था वो अमेरिका का अफगानिस्तान में प्रवेश था। लेकिन इसके साथ ही यूएसएसआर को भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का प्रसार कर रहा था, जो इसके विघटन का कारण था। नागरिकों की आकांक्षाएं क्या थी? यह अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सका, और सैन्य हस्तक्षेप 1979 में, जैसा कि मैंने बताया, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से इसकी व्यवस्था कमज़ोर हो गई, और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई, इसकी वजह से विभाजन हुआ, और 1970 के दशक के अंत तक यह व्यवस्था लड़खड़ाने लगी, और अंततः लिख कर 15 गणराज्यों में बिखर कर 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया। और इस विभाजन का जो कारण था वो आपके समक्ष है, देख सकते हैं। प्रमुख घटनाएं क्या हैं, क्या इवेंट हैं, ये आप देखिए। बाल्शेविक क्रांति, जो बाल्शेविक क्रांति सोवियत संघ का गठन, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? जो बाल्शेविक क्रांति हुई 1917 में हुई, समाजवादी सोवियत संघ की का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1917 के साथ ही यूएसएसआर का निर्माण हुआ, ठीक। और 1922 में समाजवादी गणराज्यों का संघ बना, जो दूसरी दुनिया की शक्ति बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत समाजवादी प्रणाली का विस्तार हुआ। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979 में हुआ, और ये वॉर जो चला 1979 से 1989 तक चला, क्योंकि अब इसमें अब ये सोवियत संघ हार चुका था, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, इसलिए उसे बैकआउट करना पड़ा। तो ये कह के कि साम्यवादी विचारधारा खराब है, का कहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ये कह सकते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन में इनके दिक्कत आई, इसलिए साम्यवादी विचारधारा को चुनौती मिली। अब आर्थिक ठहराव और संकट 1970 के दशक में आया। उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण व्यवस्था लड़खड़ा गई। ऐसे में विभाजन हुआ, तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रमुख व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्लादिमीर लेनिन, ठीक है।
व्लादिमीर लेनिन जो थे बालशेविक क्रांति 1917 और सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक, अध्यक्ष और सोवियत संघ के प्रमुख नेता थे। सोवियत प्रणाली के निर्माता, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता, जिन्होंने पार्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, सोवियत प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। अब देखते हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव जो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनने का मतलब ही था कि सोवियत संघ के नेतृत्व का जो जिम्मा था गोर्बाचेव के हाथ में आ गया। और ऐसे में गोर्बाचेव क्या करते हैं, बात को देखने का प्रयास करेंगे। अब गोर्बाचेव जैसे ही आते हैं, गोर्बाचेव देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एक तो नए रास्ते पे निकल चुकी है, युद्ध में फंसा हुआ है यूएसएसआर, और सारी अर्थव्यवस्था युद्ध के मशीनरी में खर्च हो रही है। ऐसे में जनता त्राही त्राही कर रही है, तो जनता को सहयोग करने के लिए इन्होंने कई सारे रास्ते अपनाए, कई सारे, जैसे कि इन्होंने मान लिया कि साम्यवादी विचारधारा आर्थिक विकास में सफल नहीं हो पाई, तो इन्होंने, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था इस बात का, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अमेरिका से सहयोग लेना लगभग मान लिया, अमेरिका की पॉलिसी को मान लिया, अमेरिका की नीति को मान लिया, अपने बाजार को खुला छोड़ा, और खुला छोड़ा जैसे कई सुधार किए, कई आर्थिक सुधार किए, उन्हीं आर्थिक सुधारों की बात यहाँ पे करेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 से 91, इन्होंने जो सुधार किया उस सुधार का नाम है ग्लासनोस्त, यानी पारदर्शिता, खुलापन, हाँ खुलापन, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता, इसके साथ ही बाजारवादी स्वतंत्रता की बात, खुलापन, पारदर्शी होगा। ग्लासनोस्त किया, पेरेस्ट्राइका पुनर्गठन किया। पुनर्गठन का मतलब था कि बाजारवादी व्यवस्था को की पुनर्संरचना करनी है, उसे मुक्त बाजार पर छोड़ना है, ऐसे कुछ सुधार करने के प्रयास किए। लोकतंत्र को अपनाने का प्रयास किया, युद्ध की समाप्ति की नीति पर बल दिया। अब बोरिस एल्त्सिन एक और प्रमुख नेता हैं जो रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति थे 1991 में। अब बोरिस एल्त्सिन इनके बाद ही आते हैं। इन्होंने जो काम किया, केंद्रीय नियंत्रण का विरोध किया। केंद्रीय नियंत्रण मतलब सत्तावादी शासन का विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र नियंत्रण पर विरोध किया। तो संघ से बाहर निकलने की नीति, संघ से जो बाहर निकलने की नीति थी, यूएसएसआर से बाहर निकलने की जो नीति थी, वो बोरिस एल्त्सिन की थी। तो यूएसएसआर को जो विघटित करने की बात आई और रूस को इससे स्वतंत्र करने की बात आई, तो इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहीं पे विघटन होता है और रूस अलग हो जाता है, सोवियत संघ का अंत हो जाता है। के साथ ही ये दो प्रमुख नेता जो आपके समक्ष थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो समीकरण हैं, जो नई बातें हैं, आप इसे सीखें और देखें कि किस तरीके से मुख्य नीतियाँ और सुधार हुए। तो जैसा कि मैंने बता दिया था, ग्लासनोस्त क्या है, पारदर्शिता, राजनीतिक खुलापन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा। वहीं पे पेरेस्ट्राइका जो है आर्थिक सुधार, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से हटकर बाजार आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ना। लोकतंत्र क्या है, अब बहुदलीय प्रणाली और संसद के लिए वास्तविक चुनाव की शुरुआत। और चौथा है शीत युद्ध की समाप्ति की नीति, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाए रखना, हथियारों की दौड़ को कम करना। ये सारी बातें कौन किया, गोर्बाचेव और बोरिस एल्त्सिन ने किया। केंद्रीय नियंत्रण का विरोध किया किसने, सोवियत संघ के केंद्र की सत्ता को चुनौती देना, संघ से बाहर निकलने की नीति, रूस की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर बल, सोवियत संघ का अंत और दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं द्वारा सोवियत संघ के विघटन और स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन की जो बात आई, ये सब हुआ। ठीक है, तो 3 देश जो थे पूर्वी यूरोप के जो देश थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, वो यहाँ पे हैं कुछ पूर्वी यूरोप के देश। पूर्वी यूरोप के कुछ देश यहाँ पे हैं, का नाम है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया।
ये पहले क्या थे? साम्यवादी देश थे, पहले समाजवादी देश थे, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसी के साथ इन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन किया और अब ये उदारवादी विचारधारा के पास हैं। ऐसे में ये समझ आता है कि यूएसएसआर ने दुनिया की डिमांड को पूरा करने में असफल रहा और इसके साथ ही कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो यूएसएसआर का पार्ट लगभग थे, इनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, कि माँग को पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसका विघटन हुआ। तो आइए देखते हैं कि आगे अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ का आखिर विघटन क्यों हुआ? हमने तो देख लिया लगभग। अब इसकी बातों को आगे देखते हैं कि कौन सी बातें रिपीट हैं। अब लियोन लियोनिद ब्रेजनेव जो 1906 से 1982 इनका जन्मकाल है और सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1964 से 82 और एशिया की सामूहिक सुरक्षा की बात करते थे, व्यवस्था का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबद्ध है। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान के आक्रमण में शामिल थे, यानी साम्राज्यवादी नीतियों के प्रसार में इनका भी हाथ था। ऐसे में इन्होंने जो सुझाव दिया उस सामूहिक सुरक्षा का विचार दिया। सामूहिक सुरक्षा का मतलब था दुनिया अगर दो गुटों में विभाजित है, आप सामुदायिक सुरक्षा की बात कीजिए, आप सामूहिक सुरक्षा की बात कीजिए, ऐसी कुछ बातें। कारण क्या था? कॉज क्या थे? सुधारों का अप्रत्याशित परिणाम हुआ, पूर्वी यूरोप में सत्ता परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध हुआ। 1991 का असफल तख्ता पलट हुआ और विघटन की घोषणा हुई। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS, ये CIS काफी महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ टूटने के बाद अधिकांश गणराज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया। इसी को बोला गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS बनाया गया। मध्य इसे कहा गया क्या? CIS क्या बोला गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जो साम्यवादियों का विभाजन हुआ, उसके उन सारे देशों ने मिलकर एक संगठन फिर से बनाया जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोला गया। और सुधारों का अप्रत्याशित परिणाम क्या हुआ? गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका की नीतियों ने, जो इनकी नीतियां थी गोर्बाचेव की, जनता को राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का स्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप फिर असंतोष बढ़ा। पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध किया। गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से इनकार किया और नतीजतन पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों की साम्यवादी सरकारें एक एक करके गिर गईं। 1989 में बर्लिन की दीवार भी टूट गई। सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के कठोरपंथी नेताओं ने गोर्बाचेव के सुधारों और लोकतंत्रीकरण का विरोध किया। सत्ता संघर्ष तेज हो गया। ठीक है। दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने सोवियत संघ को समाप्त कर स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अलग होने की घोषणा की। के बाद कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सारी घटनाएं हुई जिसकी वजह से, अब इसका विवरण आप पढ़ लीजिएगा, जो भी है इसको देख लीजिएगा। अब विघटन के बाद की स्थिति, डिसइंटीग्रेशन सिनेरियो। अब विघटन के बाद की जो स्थिति है, विघटन के बाद की स्थिति क्या थी? सोवियत संघ अब नहीं रहा। वह पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बना चुका था। उत्तराधिकारी राज्य जो था उस रूस था, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन हमने बनाया, जो अगले चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जिसमें रूस को परमानेंट सीट मिली
तो परमानेंट सीट उस कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट को नहीं मिली, उसमें भी रूस को मिली क्योंकि रूस उसका लीडर था। तो रूस को सुरक्षा परिषद में जगह मिली। सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों को निभाने का जिम्मा था। परमाणु शक्ति रूस को एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में मिला और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम उठाया। निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों को नष्ट करने की दिशा में, हथियारों के नियंत्रण की दिशा में एक कदम उठाया जिससे वैश्विक संघर्ष को पीछे धकेला जा सके और शांति कायम की जा सके। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के लिए ही तो बना था। और आश्चर्यजनक मांग क्या थी? यूरोपीयकृत भागों के विपरीत मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। ठीक है, तो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। इसके साथ ही परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में काम किया रूस ने। रूस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली, बाकी अन्य देशों को ये जगह नहीं मिली। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आगे करेंगे। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निकिता क्रुश्चेव, इनका जो जन्म काल है 1894 से 1971 सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे हैं। 1953 से 64 तक स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक, स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक जो 1900 जो लेनिन के बाद आते हैं स्टालिन, और 1956 में कुछ सुधार लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। हाँ, पश्चिम के साथ मतलब उदारवादी देशों के साथ। और हंगरी के जन विद्रोह का दमन और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या है इसको देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा क्राइसिस। क्यूबा की क्रांति, क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा क्राइसिस। अब क्यूबा क्या है? क्यूबा एक नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी में एक छोटा सा देश है। और इस छोटे से देश होने की वजह से इसकी जो विचारधारा है ये उदारवादी विचारधारा के पास के देशों के पास है, लेकिन इसकी जो विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा के लगभग करीब है। तो इसका जो नेतृत्व का जो जिम्मा था वो यूएसएसआर के लगभग पास था, यूएसएसआर से काफ़ी प्रभावित था। तो ऐसे में हुआ क्या कि 1962 में एक क्राइसिस हुई शीत युद्ध के दौर में, और 1962 की क्राइसिस के साथ ही क्यूबा एक नए संकट में आया और इसने यूएसएसआर के कहने पर अपने देशों में मिसाइलें स्थापित की, परमाणु हथियार स्थापित किए। वो इसलिए ताकि यूएसए को टैकल किया जा सके। ठीक है, यूएसए अमेरिका के अगेंस्ट किया। अमेरिका के अगेंस्ट किया, किसके कहने पे किया? यूएसएसआर के। अब यूएसएसआर के कहने पे 1962 में अमेरिका के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई करने का प्रयास किया। अमेरिका को जब पता चला तो पूरे क्यूबा को ने घेर लिया और यूएसएसआर को वापस लौटने पर मजबूर किया। और वैसे में यूएसएसआर को वापस जाना पड़ा और अपने परमाणु हथियार भी वापस लेने पड़े। और इसी के साथ ही क्यूबा एक फिर साम्यवादी देश बनकर ही शांतिपूर्वक रहता है। इसी को बोला गया, क्या बोला गया? क्यूबा क्राइसिस। ठीक है, 1962 में हुई। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, तो आप इसे देखें। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में शामिल
अब मिखाइल गोर्बाचेव को जैसे कि हमने देख लिया था, इनको देखने की जरूरत नहीं है। सोवियत संघ के विघटन का जो चक्र है ये क्या है, ये देखते हैं। ये आप देख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बन गए। इन्होंने कई सुधार किए और सुधार के क्या परिणाम हुए, ये सारी बातें आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। जैसे अब विघटन की परिणतियाँ क्या हैं, परिणाम क्या हुए, इसको देखने की बात करें तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, शक्ति संबंधों में बदलाव हुआ और पूंजीवाद की प्रधानता आई और संस्थाओं का बढ़ता प्रभाव, उदारवादी लोकतंत्र का उदय। ज़्यादा हो रहा है क्या भैया, ज़्यादा हो रहा है ना, कट हो जाएगा ना। तो इसके साथ ही क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, शक्ति संबंधों में बदलाव हुआ, पूंजीवाद की प्रधानता आई और संस्थाओं का बढ़ता प्रभाव एक नए शक्ति संतुलन को लेके आया और उदारवादी लोकतंत्र का उदय हुआ। इसका मतलब ये था कि अब यूएसएसआर का पतन हुआ, यूएसएसआर के पतन के साथ ही साम्यवादी विचारधारा अब पीछे चली गई और उदारवादी विचारधारा आगे आई और उदारवादी विचारधारा का जो लक्षण था वही तो था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब भारत के समक्ष भी कोई रास्ता नहीं बचा था कि भारत लगभग साम्यवादियों के करीब था, तो भारत को अपना जैसे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी समाजवादियों की नीतियों के काफ़ी करीब थी। अब समाजवादी नीति के काफ़ी करीब होने की वजह से 1970-71 में सूखा पड़ जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। बाजार का नियंत्रण राज्य करता है, उत्पादन राज्य करता है। ऐसे में क्या होता है, अर्थव्यवस्था पीछे चली जाती है और भारत की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे 91-92 तक आते आते खराब हो जाती है। तो एलपीजी लेके आना पड़ता है, निजीकरण, बहुमंडलीकरण और औद्योगिकरण जैसी घटनाएं आती हैं जिससे भारत का आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं, कुछ बातें हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। अरे ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सोवियत संघ के जो नेता थे बोरिस एल्त्सिन, इनको हमने देख लिया है कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता के केंद्र तक पहुंचे। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए और बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल, गोर्बाचेव के आलोचक भी रहे और गोर्बाचेव के आलोचक रहे। कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध किया और विरोध का नेतृत्व किया। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई और साम्यवाद विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई और साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो अब एक कंसेप्ट रह जाता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है, किस विचारधारा से जुड़ा हुआ ये विचार है और ये विचार किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए हानिकारक है, ये देखने का प्रयास करते हैं। और शॉक थेरेपी का जो विचार है वो उदारवादी विचारधारा के ज़्यादा करीब नज़र आता है और ऐसे में देखते हैं कि शॉक थेरेपी असल में है क्या। तो शॉक थेरेपी का जो विचार है, शॉक थेरेपी शॉक शॉक थेरेपी का जो विचार है ये उदारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ विचार है। और उदारवादी विचारधारा किससे जुड़ी हुई विचारधारा है, भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण दूसरा है निजीकरण निजीकरण और तीसरा क्या है, उदारीकरण। ठीक, तो उदारवादी विचारधारा जिससे जुड़ी हुई चीज है वो क्या है, भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, यानी उद्योगों का निजीकरण कर देना, टैक्सेशन क्या कर देना, टैक्सेशन, करारोपण करारोपण कम करना। करारोपण कम करना किसमें होता है, उदारवादी विचारधारा में टैक्सेशन कम कर देते हैं। और टैक्सेशन कम करने का जो विचार था
ये उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? अमेरिका। और जैसे ही यूएसएसआर की इकोनॉमी खराब होती है तो उसके सामने एक मॉडल होता है, वो मॉडल प्रपोज करता है अमेरिका, और उसके सामने ये बोला जाता है कि आप शॉक थेरेपी के कंसेप्ट को अपनाओ, अपने मार्केट को क्या करो, प्राइवेटाइज करो, निजीकरण करो, उद्योगों का निजीकरण करो, स्टेट के अथॉरिटी से उसे बाहर करो, ताकि टैक्सेशन कम हो, उद्योगपति मोटिवेट हो काम करने के लिए, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएं, उद्योग उद्योग कल कारखानों को आगे बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य से अमेरिका ने ये मॉडल प्रपोज किया किसके सामने? रूस के समक्ष। रूस के समक्ष। और ऐसे में रूस ने क्या किया? शॉक थेरेपी का कंसेप्ट अपना लिया। शॉक थेरेपी क्या था? भूमंडलीकरण, बाजार को, अपने बाजार को दुनिया के बाजार के साथ जोड़ना, करारोपण कम करना, करारोपण कम करना, निजीकरण करना और उदारीकरण करना। उदारीकरण किसके माध्यम से करेंगे? किसके माध्यम से करेंगे? किसके माध्यम? तो उसका माध्यम क्या था? आईएमएफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इसे बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसे जो बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से अमेरिका ने फंड उपलब्ध करवाए रूस के लिए, जिससे रूस ने अपने आर्थिक विकास की एक नई दिशा के बारे में सोचा। अब इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इसकी बात हम आगे देखेंगे, और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से रूस ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। परिचय क्या थी शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी क्या है? यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ संक्रमण था। समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ संक्रमण था। इसका मतलब है अब स्टेट क्या कर रहा था? अपनी अथॉरिटी कमजोर कर रहा था। अब वो कम हस्तक्षेप कर रहा था, यानी कि टैक्सेशन कम लगाएगा, उद्योगों को बढ़ाएगा, निजीकरण करेगा करेगा किसके माध्यम से? अपने राज्य को कम करके। हाँ, ये क्या था? समाजवाद से, समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ, पूंजी की तरफ संक्रमण था। यानी अपने बाजारवादी व्यवस्था को रूस चेंज कर रहा था। जो निजीकरण का विचार था, जो पूंजीवादी विचार था, जो उदारवादी विचार था, उसको लेके आ रहा था, जिसमें समानता की बात नहीं थी, स्वतंत्रता की बात थी। उस विचार को अपना रहा था रूस। और ऐसे में लक्ष्य क्या था? सोवियत सोवियत दौर की संस्थाओं और संरचनाओं से निजात पाकर, सोवियत दर की जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पूंजीवाद की ओर मोड़ना। हाँ? और इससे क्या हुआ? निजी स्वामित्व का विचार सामने आया और पश्चिमी अर्थतंत्र में समावेशन हो गया। यानी पश्चिमी अर्थतंत्र क्या था? उदारवाद, जिसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? पूंजीवाद, पूंजी। और ऐसे में क्या हुआ? बाजार आधारित व्यवस्था आई। पहले क्या था? स्टेट लेड, पहले स्टेट लेड था। अब मार्केट बेस्ड हो गया, मार्केट बेस्ड। अब मार्केट बेस्ड हो गया। मार्गदर्शन और नियंत्रण अब क्या किया? राज्य ने अपनी भूमिका कम कर ली, और ऐसे में मुक्त मुक्त व्यापार और उदारीकरण की व्यवस्था आई। जनता पर इसका जो प्रभाव पड़ा उसको हम आगे देखेंगे, क्या पड़ा प्रभाव और अर्थ क्या है। इसे आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है, और यानी तेज बदलाव लाना, भले ही शुरुआती टाइम कुछ भी हो। तो इस तेज बदलाव ने स्वतंत्रता तो दी जनता को। अब स्वतंत्रता जैसे ही जनता को मिली, उसने ज़्यादा इंजॉय किया, और धीरे धीरे क्या किया? उनके इंजॉयमेंट के हिसाब से रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उन्होंने क्या किया? असंतुष्टि दिखाई वर्तमान सिस्टम से, और फिर चुनौती सामने आने लगी इनके समक्ष।
तो देखते हैं कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। तो क्वेश्चन है कि क्या शॉक थेरेपी आने की वजह से क्या रूस के आर्थिक विकास में मदद मिली? तो आंसर है नहीं। शॉक थेरेपी अपनाने की वजह से उसकी इकोनॉमी और ख़राब हो गई। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो था अब उसमें काफ़ी करप्शंस आ गए, और करप्शंस की वजह से क्या हुआ, औद्योगिक पतन हो गया। औद्योगिक पतन और गजराज सेल, मुद्रास्फीति बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, और सामाजिक विभाजन का स्तर जो था पहले की अपेक्षा बढ़ गया। तानाशाही की ओर झुकाव हो गया, और पूंजी सेंट्रलाइज हो गई। पूंजी सेंट्रलाइज होने की वजह से तानाशाही आई, और न्यायिक स्वतंत्रता का अभाव हो गया। कार्यपालिका का प्रभुत्व जो था स्थापित हो गया, और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात जो था, यानी कि गैस गैस और तेल, यानी ये प्राकृतिक संसाधन थे रूस के। बाद में इसने शॉक थेरेपी का सिद्धांत इसके काम नहीं आया, तो इन्होंने जो किया वो तेल और गैस का निर्यात करना शुरू किया, और इसका निर्यात करते हुए इन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। प्रमुख उत्पादक जो हैं ये सब आप आगे देख लेना, स्लाइड में लिखा हुआ है। संघर्ष और तनाव क्या था? शॉक थेरेपी में संघर्ष और तनाव क्या है, देखते हैं। रूस के आसपास संघर्ष जो था, रूस के दो प्रांत थे, कौन? चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, रूस के दो प्रांत थे, चेचन्या और दागिस्तान। यहाँ पे हिंसक और अलगाववादी आंदोलन जो थे चरम पर थे, और मानवाधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था। और ये शॉक थेरेपी का जो सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विचार है। लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक। और रूस ऐसा कह रहा था कि हम लोकतांत्रिक हो गए हैं। लोकतांत्रिक मतलब सीमित सरकार, विधि का शासन, कानून का शासन। ऐसे में यहाँ की जो जनता थी चेचन्या और दागिस्तान की, लोकतांत्रिक शासन से यह अपेक्षा करती थी कि वह उनके लिए काम करे, उनके विकास के लिए काम करे। लेकिन रूस हथियारों की होड़ में आगे निकल गया, और हथियारों की होड़ में आगे निकलने की वजह से चेचन्या और दागिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाया, जिससे वहाँ पे क्या हुआ, अलगाववादी आंदोलन बढ़ने लगे। और इस आंदोलन के बढ़ने की वजह से जो हुआ, दागिस्तान में कुछ हिंसक संघर्ष हुए, सैन्य बमबारी हुई, और मानवाधिकारों का उल्लंघन होने से बचा नहीं जा सका। और यहाँ पे क्या हुआ, पड़ोसी तनाव अजरबैजान, यानी जो यूएसएसआर के पार्ट थे, नागोर्नो कोरबाख और आर्मेनियाई नियंत्रण की मांग, और जॉर्जिया दो प्रांत की स्वतंत्रता चाहता था। ठीक है, ये सारी बातें अलगाववाद की थी। जबकि 1991 में ही 15 राष्ट्रों ने यूएसएसआर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब मध्य एशिया और भू राजनीतिक अखाड़ा जो था, यहाँ पे मध्य एशिया का मतलब कजाकिस्तान, मध्य एशिया में जो था किर्गिस्तान वगैरह। तो आंतरिक अस्थिरता, ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध का शिकार रहा 2001 तक, और आंदोलन यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में शासन विरोधी सांप्रदायिक संघर्ष व नदी जल विवाद, ये सब उभरते रहे वहाँ पे। और बाहरी ताकतों की दखल क्या थी? पेट्रोलियम संसाधनों के कारण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का केंद्र रूस, चीन और अमेरिका। 9/11 के हमले जो हुए थे, आतंकवादी हमले, वॉशिंगटन डीसी पे अटैक किया था ओसामा बिन लादेन ने। और इसकी इसकी जवाबी कार्यवाही में अमेरिका ने क्या किया, एक युद्ध छेड़ दिया, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। और इस आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में ये किया गया कि दुनिया से आतंकवाद मिटाने का जिम्मा जो ले रखा था वो अमेरिका ले रखा था, और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अब निकल पड़ा। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप में विघटन, पूर्वी यूरोपीय देश कौन कौन से थे? पूर्वी यूरोप में जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये पूर्वी यूरोप के देश थे, जहाँ पे पूंजीवाद से साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ स्थानांतरण हो रहा था। और ये स्थानांतरण पूरा हुआ बर्लिन की दीवार के गिरने के साथ और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही 1991 में। ठीक है, चेकोस्लाविया शांतिपूर्वक विभाजन के
चेकोस्लाविया शांतिपूर्वक विभाजन के चेक गणराज्य और स्लोवाकिया जो थे, ठीक है। यहाँ पे दिक्कतें आई। यूगोस्लाविया 1991 में, बोस्निया हर्जेगोविना क्रोएशिया आदि प्रांत अलग और जातीय संघर्ष, गृहयुद्ध और नाटो के हस्तक्षेप, संघर्ष को रोकने में हेतु बमबारी, ये सारी बातें हुई। नाटो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे नाटो क्या है। वैसे तो इसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में बना और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा। अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। पूर्व साम्यवादी देश और भारत, भारत की स्थिति क्या है, भारत की पोजीशन क्या है, ये देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जब दो ध्रुवीय विश्व, जब दो वर्गों में बटा हुआ था, एक यूएसएसआर और एक जो साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था, तो आइए देखते हैं कि पूर्वी साम्यवादी देश यानी पूर्व साम्यवादी देश, जो पहले साम्यवादी थे बाद में क्या हुए, लोकतांत्रिक हो गए, उदारवादी हो गए। ऐसे कौन कौन से देश थे जो पहले तो साम्यवादी समाजवादी थे, बाद में उदारवादी हो गए। और ऐसे में भारत की स्थिति क्या रही, भारत इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में किस तरीके से कौन सी विचारधारा के साथ खुद के आर्थिक विकास को लेकर निकल रहा था। तो इन सारी बातों को देखें कि पूर्व साम्यवादी देश कौन से हैं, एक बार देखने का प्रयास करें तो समझ आता है कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो विश्व के मैप पे, यहाँ पे क्या है, ये पूर्वी यूरोप के देश हैं। यहाँ पे क्या है, ये पूर्वी यूरोप के देश हैं जो सॉफ्ट है, जो जिन्होंने क्या किया, पहले तो साम्यवादी थे, समाजवादी थे, बाद में उदारवादी व्यवस्था को अपना लिया, पूंजीवाद की चकाचौंध को देखते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन देश थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक, ये पूर्वी यूरोपीय देश थे, पूर्वी यूरोपीय देश थे। और पूर्वी यूरोपीय होने के साथ साथ इन्होंने साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया था, साम्यवाद से पूंजीवाद। तो ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये साम्यवादी है, ये रेड कलर में यूएसएसआर साम्यवाद, और ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी आती है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो यूएसएसआर का जो प्रतिनिधित्व करता था वो रूस करता था, लेकिन अब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो मेंबर थे वो डार्क रेड कलर से दिखाए गए हैं। स्टेट ऑफ पेरू, ये वाला पार्ट, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक और पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपियन रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा पार्ट क्या है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पार्ट था। और ऐसे में यहाँ पे कुछ कंट्री हैं, क्यूबा, हयाती वगैरह, एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पार्ट थे, जबकि अमेरिका का एक पार्ट था सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कैलिफोर्निया, ये समाजवाद के प्रभाव में थे। एक अलास्का भी था समाजवाद के प्रभाव में। तो समाजवाद का विचार काफ़ी ब्रॉड स्तर पे था, दुनिया में काफ़ी लोग मानते थे इसको। और ऐसे में वही दूसरी जगह क्या था, उदारवाद और पूंजीवाद। ठीक, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस विद सोवियत इन्फ्लुएंस जो रेड कलर में है, यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ये ब्लैक कलर में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी बातें आप देखें और समझें कि किस तरीके से दुनिया कौन कौन सी विचारधारा के माध्यम से डिवाइड थी। और पूर्वी यूरोपीय देश अगर बात करें तो पूर्वी यूरोपीय देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये वाले पार्ट, और बाल्कन कंट्री जो यहाँ पे है, बाल्कन कंट्री,
ये सारे साम्यवादी देश थे, समाजवादी देश थे। और ऐसे में ये वाला सोच, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के आसपास और चाइना के आसपास ये पूर्व साम्यवादी देश थे। इनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट यहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है। अब पूर्व साम्यवादी देश हमने समझ लिए, अब देखते हैं संबंधों का आधार क्या था। अब भारत की भूमिका साम्यवाद की तरफ थी या फिर पूंजीवाद उदारवाद की तरफ थी, तो ऐसा कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी समाजवादी तत्वों और पूंजीवादी यानी उदारवादी तत्वों का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान ने किसी एक विचारधारा को प्राथमिकता न देते हुए दोनों विचारधाराओं का समावेश किया और समावेश करते हुए एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। तो कल्याणकारी राज्य की नींव के साथ साथ क्या किया, भारत ने उद्योग भी लगाए और राज्य के नियंत्रण में उद्योग लगाए, प्लानिंग भी की। यानी प्लानिंग किसका पार्ट था, साम्यवाद का, जबकि निजीकरण भी किया उदारवाद के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों को समावेशन करते हुए एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखते हुए भारत के आर्थिक विकास का एक नया ढांचा तैयार किया गया। और गहरे संबंध भारत ने, अब ऐसे में बात आती है कि भारत ने अमेरिका से दूरी बना ली, तो नहीं, भारत ने अमेरिका से दूरी नहीं बनाई। भारत ने पूर्व साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। रूस के साथ संबंध सबसे ज़्यादा गहरे थे, ठीक है। आधार क्या है, इन संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझा हितों का है। सांस्कृतिक जुड़ाव, भारतीय हिंदी फिल्में जो आती हैं राज कपूर से लेके अमिताभ बच्चन तक, नायक की बात करें जो रूस में काफ़ी फेमस हुई और रूस के संस्कृति के काफ़ी रूसी संस्कृति के लोग इन फिल्मों को काफ़ी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और वैदेशिक संबंध बढ़ते हैं। साझा स्थापना, बहुध्रुवीय विश्व यानी शेयर विजन क्या है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है कि शक्ति का केंद्र कोई एक या दो देश नहीं है, शक्ति का केंद्र जो है वो विभाजित है कई देशों में। तो ऐसे में किसी एक देश की प्रभुसत्ता नहीं होती है पूरी दुनिया को चलाने की, यानी शक्ति का केंद्र कई जगह पे विभाजित हो गया है। अब भारत हो गया शक्ति का केंद्र, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। ऐसे में मल्टीपोलर वर्ल्ड ज़्यादा स्थिर होता है, ऐसा यथार्थवादियों का मानना था। लक्ष्य क्या है, भारत और रूस दोनों का ना एक बहुध्रुवीय विश्व का है, हाँ बहुध्रुवीय विश्व का, लेकिन एक ध्रुवीय विश्व की कल्पना कौन करता है, अमेरिका। अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियों का मौजूद होना, जिसमें सामूहिक सुरक्षा, किसी देश पर हमला हो तो सभी देश मिलकर कार्रवाई करें। लोकतांत्रिक यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र जैसी एजेंसियों को मजबूत और लोकतांत्रिक शक्ति संपन्न बनाया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जान लें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई मेंबर जो होते हैं उनको वीटो पावर होती है, अगर वो किसी भी मैटर पे अगर उनमें से पांचों में से किसी एक ने वीटो कर दिया तो बिल वहीं फेल हो जाता है। यानी परमानेंट जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है, चीन, अमेरिका, और जर्मनी, पांच पांच कंट्रियां इसमें आते हैं, और यूके, ब्रिटेन, ये जर्मनी नहीं है, ये फ्रांस है, ठीक। तो पांच कंट्री आते हैं इसमें, और ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ का विषय नहीं है। तो बातचीत द्वारा समाधान और क्षेत्रीय विवादों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का बातचीत से समाधान करने का प्रयास, ये सारी बातें। अब सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, रक्षा और सुरक्षा के जो क्षेत्र हैं वो सहयोग के क्षेत्र हैं। ऊर्जा और आर्थिक विकास का जो विकास की वो जो बात है, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये भी शेयर करने वाली बात है। तकनीकी और राजनीतिक सहयोग, ये सारी बातें क्या हैं, चाहे तो साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, जहाँ से अगर काम बन रहा है, काम चल रहा है,
तो उनसे सहयोग करके अपना आर्थिक विकास करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है, जबकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, समाजवादी उदारवादी दोनों विचारधारा वाला देश है। ऐसे में भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा और दूसरा सबसे बड़ा खरीदार हथियारों का रहा, यानी रूस भारत का एक अच्छा मित्र है। भारतीय सेना के अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। राजनीतिक समर्थन रूस ने कश्मीर के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर हो या आतंकवाद के मुद्दे पर या ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दे पर बात हो, रूस ने भारत का हमेशा समर्थन किया है। ऐसे में रूस का कोई विकल्प नहीं है भारत के पास, लेकिन रूस भारत का अच्छा मित्र है। ऊर्जा आपूर्ति और तेल संकट की घड़ी में रूस ने भारत का हमेशा सहयोग किया। ऊर्जा आयात भारत रूस से आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी सहयोग की उम्मीद कर रहा है। निवेश, तेल समृद्ध क्षेत्रों में भारत रूस साझेदारी और निवेश। ऐसे में तकनीक और राजनीतिक सहयोग पर भी चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक समझौता 2001 में हुआ। द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। सामरिक साझेदारी का आधार रखा गया। सामरिक साझेदारी मतलब सीमा सुरक्षा, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, तकनीक सुरक्षा की बात करें, आप कितने स्ट्रांग हो, कितने मजबूत हो। और आंतरिक सहयोग क्या है, रूस ने क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक देकर भारत के अंतरिक्ष उद्योग की मदद की। और वैज्ञानिक साझेदारी क्या है, भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार देश हैं। तो भारत का रूस के साथ अच्छा संबंध है। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना डाउट में टाइप करें। हालांकि इसमें जो पढ़ने वाली बात थी वो गोर्बाचेव की बात थी। गोर्बाचेव के रिफॉर्म की। गोर्बाचेव ने क्या सुधार किए रूस में? सुधार, आर्थिक सुधार इन्होंने किया था। तो इनके दो कंसेप्ट थे, कौन कौन से? पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त। तो इसको आप एक बार देख लेना, मैंने इसे पढ़ा दिया है। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। और अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेरीज हैं, और उसको आप चैट बॉक्स में डालें, एक अच्छा सा मैसेज टाइप करें ताकि वो समझ आए। अगली क्लास में हम उस डाउट को लेकर आएंगे और उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।